नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम भारतीय राज्य व्यवस्था को देख रहे हैं और ये पीटी स्पेशल है जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स है। माइंड मैप पर आधारित उस पर यह महत्वपूर्ण लेक्चर है। और इसके अंतर्गत देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है वर्तमान लेक्चर। यानी कहने का सही हुआ कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ या एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है यह लेक्चर, जो कि राज्य व्यवस्था पर जिसके अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था को हम देख रहे हैं पीटी स्पेशल के अंतर्गत। बेस्ड ऑन माइंड मैप पर देखें तो दो महत्वपूर्ण नोट्स जिसके अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री जिसके अंतर्गत एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर भी इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए आज का वर्तमान लेक्चर देखते हैं जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप पर भारतीय राज्य व्यवस्था है। इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लेते हैं तो इसमें देखें कुल मिलाकर 15 टॉपिक के अंतर्गत यह कवर किया गया है माइंड मैप। इसमें देखें तो पहली टॉपिक जो है भारत का संवैधानिक विकास और संविधान सभा प्रक्रिया स्रोत, जो वर्तमान लेक्चर इससे पर आधारित है। दो महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर या इस चैनल को सर्च करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके इसके बाद ये जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो यह नोटेड पॉइंट या ध्यान दें कि यह जो लेक्चर है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही यूपीपीएससी द्वारा ही आयोजित जो है अपर पीटी एग्जाम 2025, इसके अलावा एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें तो 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूकेपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए, यूपीएससी परीक्षाओं के लिए, एसएससी परीक्षाओं के लिए, यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित पेड 2025 के लिए भी ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक विषय वाइज महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें जो पूर्व के दो लेक्चर बनाकर अपलोड कर दिए गए उसको थोड़ा पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से एक गहन दृष्टि के रूप में देख लें तो इसमें हमने देखा था भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत जो हम कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने देख लिया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद संवैधानिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की ताकि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत में धीरे धीरे किया जा सके। तो इसके दो चरण थे। तो इसके दो चरण यहाँ पर हैं। कंपनी के शासन के अधीन संवैधानिक विकास को हमने देखा और इसके बाद सम्राट के शासन के अधीन संवैधानिक विकास जो 1858 से 1947 तक, इसको इस वर्तमान लेक्चर देखेंगे। यानी कहने का आशय हुआ कि पूर्व के दो लेक्चर में हमने कंपनी के शासन के अधीन संवैधानिक विकास को देख लिया है। अब सम्राट के शासन के अधीन संवैधानिक विकास को हम देखेंगे। जैसा कि हमने देखा कि जो यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 में, यानी देखें जो है प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। इसके बाद जो एक घटनाक्रम चालू होता उनके यानी शासन के रूप में, यानी इससे पूर्व देखें तो 1600 में स्थापित जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में स्थापित हुई थी और भारत में जो उस दौरान मुगल वंश का जो महान शासक अकबर द ग्रेट था उसका शासन था। और यह कंपनी जो थी प्रारंभ में 217 साझेदारों के शेयर के रूप में यानी शेयर आधारित एक कंपनी थी। तो 1757 के प्लासी के युद्ध या षड्यंत्र के बाद रॉबर्ट क्लाइव को जो है वह बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है। बंगाल के गवर्नर के रूप में देखें तो 6 लोगों ने सेवाएं दी थी और अंतिम गवर्नर जो था बंगाल का वह वारेन हेस्टिंग्स बना था। और 1773 के लेजिस्लेटिव एक्ट के बाद वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी कुल देखें तो 6 लोगों ने बंगाल के गवर्नर के रूप में सेवाएं दी। इसके बाद 9 लोगों ने बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में सेवाएं दी। इसके बाद 7 लोगों ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सेवाएं दी। इसके बाद 17 लोगों ने वायसराय के रूप में सेवाएं दी। और जो है 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके बाद वायसराय के पद को समाप्त करके जो है पुनः गवर्नर जनरल के पद को लाया गया। तो 3 ब्रिटिशर्स जो थे वह गवर्नर जनरल पुनः बने और एक स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय गवर्नर जनरल बनाए गए। तो इसमें हमने देख लिया है कि यहाँ कंपनी का शासन यानी कंपनी का शासन के अंतर्गत प्रमुख एक्ट को हमने देख लिया, जिसके अंतर्गत 1775 का रेगुलेटरी एक्ट, इसके 20 साल बाद जो प्रथम चार्टर एक्ट आता है यानी आदेश पत्र आता है। इसके बीच में 3 जो इसके अमेंडमेंट है यानी सुधार, जो इसमें कमियां थी उसमें तो सुधार लाने के लिए यह एक्ट लाया गया था। रेगुलेटरी एक्ट हमने देखा कि ये जो था लॉर्ड नॉर्थ जो पीएम था ब्रिटेन का उसके समय लाया गया। और जबकि 1784 का पिट्स एक्ट जो आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, उस दौरान पिट्स जो था वहाँ का पीएम बना था। तो इस सारी जानकारी देखें तो 20-20 साल बाद ये प्रथम, इसके बाद जो 4 चार्टर एक्ट आते हैं 20-20 साल के अंतराल पर आते हैं। इसको हमने विस्तार समझ लिया है। तो ये आप सारी जानकारी देख सकते हैं। इसके बाद हम जो इस लेक्चर में देखेंगे ताज के शासन, जिसमें हम देखने जा रहे हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम।
जो 1857 की महान क्रांति के बाद ये गठित होता है। इसके बाद इसमें 3 जो है भारत परिषद अधिनियम हैं, 1861 का, 1861 का, 1892 का और 1909 के, इसमें भारत परिषद अधिनियम है। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 का है। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 का और आखिरी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का होता है। यानी इसमें अंग्रेज जो थे देखें तो 150 वर्ष तक व्यापारिक रूप में यानी व्यापारिक रूप में भारत में व्यापार करते रहे। इसके बाद जो है प्लासी युद्ध के बाद 1947 तक देखें तो लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन करने में सफल रहे, ये विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, यानी सारी जानकारी पूर्व लेक्चर में हम देख चुके हैं, इसलिए यहाँ विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक गहन दृष्टि के रूप में इस जो नोट्स है इसको आप देख लें कि कंपनी के शासन के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे या जो भी बातें इसमें शामिल की गई थी इसको देखा जा सकता है। आखिरी देखें कंपनी के अधीन जो था 1853 का चार्टर एक्ट था, इसको हमने देख लिया है। चलिए आज देखते हैं ताज के अधीन जो कंपनी का विकास हुआ था, ताज के अधीन जो संवैधानिक प्रावधान किए गए थे उसको यहाँ देखते हैं। इसमें पहला जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है, इसको देखते हैं। तो भारतीय शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन हुआ, यानी भारतीय शासन क्या हुआ, विक्टोरिया, यानी ताज का मतलब यही है कि जो महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया भारतीय शासन। 1857 के विद्रोह के बाद ये पारित हुआ। उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था, यानी इसका उद्देश्य ध्यान रखना है। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको समाप्त कर दिया गया। गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधित शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी गई। तो हमने देख लिया था कि इसमें जो है यानी जो आखिरी जो भारत का गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसके तहत जो है उसको यानी जो गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल जो 1833 के एक्ट में बनाया गया था, इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो बना था वो भारत का गवर्नर जनरल बना था। ऐसे 7 लोग बने थे। अंतिम देखें तो यह लॉर्ड कैनिंग बना था और यह लॉर्ड कैनिंग जो है यह अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय बना था। इसी अधिनियम के तहत जो उसको वायसराय का पद दे दिया गया था। यहाँ देखा जा सकता है कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित थी उसको समाप्त कर दिया गया। इसमें गवर्नर, क्षेत्रों और राज्य संबंधी शक्तियां क्या कर दी, ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी गई, क्राउन के अधीन कर दी गई, ताज के अधीन कर दी गई। गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहलाया। तो प्रथम कौन था, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। ध्यान देना है कि वायसराय जो था भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक बोर्ड को समाप्त कर भारत में द्वैत शासन प्रणाली का अंत कर इसके अधीन भारत राज्य सचिव को दिया गया। यानी इसमें देखें नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक बोर्ड जो लाए गए थे इसको देख लें। यानी इसमें ध्यान दें तो जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था इसी में ये लाया गया था दोहरा प्रशासन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। क्योंकि इसमें देखें जो ये विलियम पिट्स यानी पीएम जो था विलियम पिट्स के समय सुधारात्मक लाया गया था। और इसमें देखें तो जो शुरू में रेगुलेटरी एक्ट था इसमें केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए कंपनी ब्रिटिश सरकार का सशक्त नियंत्रण किया गया था। लेकिन इसमें ध्यान दें कि 1773 का रेगुलेटरी एक्ट था, इसमें जो 2 सर्वोच्च शक्तियां थी, एक सर्वोच्च न्यायपालिका थी और एक गवर्नर जनरल था। इसमें टकराव हुआ था और टकराव के कारण जो इसमें काफ़ी विवाद उत्पन्न हो गए थे। इसी कारण जो है यानी इसमें पहला सुधारात्मक ये चीज़ लाया गया था। इसके बाद सुधार के रूप में जो दूसरा पीएम बना था इसमें यानी अगला पीएम जो पीएम विलियम पिट बना था वहाँ पर दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मामला आया था, जिसमें व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और ये देख सकते हैं। इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के था। इसको जो है 1858 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी दोहरा शासन जो यहाँ से लागू हुआ था इसको समाप्त कर दिया गया। यानी कहने का सही हुआ कि नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर भारत में द्वैत प्रणाली का अंत कर दिया गया, जो कि पिट्स एक्ट में लाया गया था। इसके अधिकार जो भारत राज्य सचिव को दे दिए गए। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था, यानी भारत में जो है मंत्री पद की व्यवस्था था 15 सदस्य भारत परिषद का सृजन एक निगमित निकाय के रूप में इसका अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। यानी भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई था 15 सदस्य भारत परिषद का सृजन किया गया एक नियमित निकाय के रूप में, जिसका अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया। ध्यान देना इसमें मुगल सम्राट पद को भी इसी में समाप्त किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी समाप्त किया गया इसी के अंतर्गत। मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, हमने देखा बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं, क्योंकि देखें औरंगजेब की मृत्यु यानी 1707 में जो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगल काल का जो शीर्ष काल था वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद मुगल काल का विघटन होता है। तो मुगल काल के विघटन के दौरान जो है पहला जो मुगल शासक बनता है वो बहादुर शाह प्रथम बनता है
और आखिरी जो बनता है वो जो है बहादुर शाह द्वितीय बनता है, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। और वो 1857 की महान क्रांति के दौरान जो यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उसका नेतृत्व करने के कारण इसको जो है निर्वासित करके रंगून या बर्मा भेज दिया गया, तो वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी और वहीं इसकी समाधि बना दी गई बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय की। तो इसी के दौरान मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी समाप्त कर दिया गया और इसमें गवर्नर जनरल जो था उसको भी समाप्त करके, यानी गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसको भी समाप्त कर दिया गया इसमें, और वायसराय नया पद लाया गया। तो इसमें 3 चीज़ें समाप्त की, ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नर जनरल और मुगल सम्राट को समाप्त कर दिया गया था। और द्वैत प्रणाली की यानी 4 चीज़ें इसमें समाप्त की गई थी इस एक्ट, यानी सुधार, क्योंकि प्रशासनिक मसले में सुधार लाने इसका ही उद्देश्य था, इसलिए ये सारी व्यवस्था की गई। अब इसमें देखते हैं जो 3 भारत परिषद अधिनियम लाए गए, तो उसमें पहला 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, इसको देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? सत्ता के विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण था भारतीयों की सहयोग होती एक्ट लाया गया। ध्यान देना है, सत्ता के विकेंद्रीकरण की शुरुआत कहाँ होती है? भारत परिषद अधिनियम 1861 के। इसके उद्देश्य में शामिल भारतीयों की सहयोग होती एक्ट लाया गया था। इसके मुख्य बिंदु को देखते हैं। इसके मुख्य बिंदु में देखें तो भारत सरकार की मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई, यानी भारत सरकार की जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था उसकी नींव रखी गई, यानी कैबिनेट सिस्टम की नींव यहीं से रखी गई। इसको ध्यान रखना है कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम में जो कैबिनेट सिस्टम की या मंत्रिमंडल व्यवस्था रखी गई, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करके, यानी इसमें 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्य के तौर पर शामिल करने की शुरुआत की गई, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल तो किया गया, परंतु भारतीय प्रतिनिधियों को गैर सरकारी, यानी वो जो है गवर्नमेंट के तौर पर नहीं बल्कि गैर सरकारी सदस्य के तौर पर शामिल करने की शुरुआत की गई। इसके तहत वायसराय कैनिंग द्वारा 1862 में 3 भारतीयों, यानी 1862 में 3 भारतीयों, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में नामित किया गया। यानी विधान परिषद में सर्वप्रथम किसको नामित किया गया था? तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को नामित किया गया था। किसके द्वारा? तो वायसराय जो था तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और यह ध्यान रखना है कि गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे, किसमें? कानून बनाने की प्रक्रिया में। इसके बाद आगे देखते हैं तो यह है बिना काउंसिल की संस्तुति की वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार, यानी फर्स्ट टाइम इन ऑर्डिनेंस, यानी पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें मिलती है? तो इसी भारत परिषद अधिनियम 1861 में मिलती है। और ये बिना काउंसिल की संस्तुति के, यानी बिना काउंसिल की संस्तुति के वायसराय को पहली बार जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। 6 माह की अवधि के लिए यह अध्यादेश जारी कर सकता था, यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत होती है। इसमें ध्यान रखना है कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था यानी कैबिनेट सिस्टम की और ऑर्डिनेंस की जो शुरुआत होती है वह भारत परिषद अधिनियम 1861 से ही शुरुआत होती है। विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में किया। विभागीय प्रणाली जो है यानी डिपार्टमेंटल सिस्टम की शुरुआत भी लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में किया। मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस लेकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। यानी इसमें इससे पहले देखें तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसको भी कानून बनाने की शक्ति थी, लेकिन उसको वापस ले लिया गया और विकेंद्रीकरण बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत यहीं से शुरू हो जाती है। यानी ये सारी शक्तियां जो है अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी गई, यानी विकेंद्रीकरण कर दिया गया। अलग अलग यहाँ कानून बना सकते थे और उनका मान्य भी था अपने अपने प्रेसिडेंसी में। वायसराय को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति मिली। यानी वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग देखें तो या जो भी वायसराय बनेगा वो अलग की बात है, लेकिन वायसराय जो भी रहेगा उसको बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति मिली था। क्रमशः 1862, 1866 और 1897 इसका गठन हुआ। यानी कहाँ पर देखें तो सबसे पहले बंगाल में 1862 में जो है वह विधान परिषद स्थापित हुआ। फिर इसके बाद 4 साल बाद देखें तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 में विधान परिषद गठन हुआ। इसके बाद 1897 में देखें, यानी इन समूह के काफ़ी बाद जो है वो पंजाब में जो है वह विधान परिषद का गठन होता है वायसराय के द्वारा। इसके बाद बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई इसी अधिनियम के द्वारा। यानी 1861 के जो भारत परिषद अधिनियम इसी के द्वारा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। हमने देख लिया था कि सर्वोच्च न्यायालय तो 1774 में ही कलकत्ता में स्थापित कर दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट की स्थापना शुरुआत सबसे पहले देखें तो आपकी 3 प्रेसिडेंसी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालय 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही लाया जाता है। यानी इसमें थोड़ी जानकारी ऐड करें तो देखिए भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के उपबंधों के तहत 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। यानी हमने देख लिया कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में किया गया।
बम्बई में जो है सर्वप्रथम 1862 में किया गया, यूनिटी पॉइंट 1862 में, कलकत्ता में भी 1862 में ही और मद्रास में 1862 में ही जो है 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की। किसके द्वारा? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा। ये 3 तो हो गया 1862 में। चौथा जो भारत में हाई कोर्ट बनता है वो यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है कि चौथा जो हाई कोर्ट बनता है वो 1866 में बनता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में होती है और भारत में चौथा हाई कोर्ट बनता है। और वर्तमान में देखें तो भारत में कुल मिलाकर 25 हाई कोर्ट हैं और 25 जो है राज्य मानवाधिकार आयोग भी हैं और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जैसा कि हमने देख लिया है। और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें केवल दिल्ली में एक अलग हाई कोर्ट की व्यवस्था जो 1966 में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं, था ज़्यादा विस्तार हो जाएगा लेकिन पूर्व में हमने इस पर विस्तार चर्चा कर लिया। इसके बाद देखते हैं दूसरा जो भारत परिषद अधिनियम आता है वो 1892 का आता है, यानी 1892 का भारत परिषद अधिनियम को हम देखते हैं। इससे पहले मैं 1861 का देख लिया है। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 को देखते हैं। मुख्य बातों को इसमें शामिल कर लेते हैं। देखें, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई, यानी इनडायरेक्ट रूप से देखें तो निर्वाचन सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है? भारत परिषद अधिनियम 1892 से होती है। तथा निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा, निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा, चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं इसमें था, ध्यान देना है कि चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं था लेकिन मनोनीत का था। जो निर्वाचित सदस्य होते थे यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित होते थे उनको मनोनीत की संज्ञा यानी मनोनीत माना जाता था। इसमें चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इसके बाद देखें तो यह है कि विधान परिषद अब बजट पर बहस करने, यानी जो विधान परिषद थी वो बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु अधिकृत परंतु मत देने का अधिकार नहीं था। यानी विधान परिषद में जो बजट पर बहस कर सकते थे, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे, परंतु यानी कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु अधिकृत थे परंतु मत नहीं दे सकते थे, यानी अपना जो मत देने का अधिकार इसमें नहीं था, यानी वोटिंग का जो है अधिकार नहीं दिया गया था। इसमें देख लिया था कि विधान परिषद के अंतर्गत जो हमने देखा पूर्व में तो 3 प्रेसिडेंसियों में यानी बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब विधान परिषद की स्थापना किया गया। और शुरुआती दौर में हमने देखा कि इसमें जो 3 जो भारतीय थे 1862 में ही 3 भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सरदिनकर राव को भारतीय के रूप में भारतीय प्रतिनिधियों में कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। तो ये लोग क्या कर सकते थे, यानी ये जो है प्रश्न कर सकते थे लेकिन वोटिंग के पास इनके पास अधिकार नहीं था। यानी ये प्रश्न कर सकते थे, जैसा कि हमने देखा बजट पर बहस भी कर सकते थे, प्रश्न करने के लिए अधिकृत थे लेकिन वोट नहीं दे सकते थे। इसके बाद देखें यह है, यानी कहने का आशय हुआ कि यदि किसी प्रश्न विवाद हुआ या जो है वह जो भारतीयों को नहीं मान्य है तो वह बजट पर बहस कर सकते थे, प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी अधिकृत थे लेकिन वो जो है वोट दे करके उसको रद्द करके या उसको जो है अमान्य घोषित कराने की शक्ति नहीं थी, जैसे कि वर्तमान व्यवस्था में भारत में लागू है। यानी बहुमत का यहाँ पर कोई मतलब नहीं था, इसमें यही बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद देखें तो केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। यानी केंद्रीय जो था और प्रांतीय विधान परिषद जो था उसमें अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या कर देगी? बढ़ोतरी कर देगी। बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा है, फिर भी बहुमत देखें सरकारी सदस्यों का ही रहा। केंद्रीय विधान परिषद में इन गैर सरकारी सदस्यों को नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वायसराय नामांकित करता, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर द्वारा। यानी केंद्रीय विधान परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य जो थे उनको न्यायपालिका से, जिला बोर्ड से, विश्वविद्यालय से एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वायसराय द्वारा नामांकित किया जाता था, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों के गवर्नर, यानी प्रांत में जो गवर्नर थे, यानी जो प्रांत था वहाँ गवर्नर थे, केंद्र में कौन था? वो वायसराय था। तो प्रांत में जो गवर्नर थे वो विधान परिषदों को मनोनीत करते थे या नामांकित करते थे, क्योंकि गैर सरकारी सदस्य के रूप में थे, यानी सरकारी नहीं थे। क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत देखें तो 1873 के अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। यानी 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। लेकिन हमने देखा 1858 के जो भारत सरकार अधिनियम था या भारत परिषद अधिनियम था, इसी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था, यानी उस अधिनियम के तहत ही। लेकिन औपचारिक रूप से यह भंग जो हुई थी वो 1 जनवरी 1884 को 1873 के अधिनियम के तहत। इसके बाद देखें शाही उपाधि एक्ट 1876 आता है। इसके द्वारा 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को भारत की सामग्री जो थी, यानी एम्परर जो थे, यानी 28 अप्रैल 1876 को भारत की जो
सामग्री के रूप में महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया। भारत की सामग्री सॉरी भारत की साम्राज्ञी के रूप में जो महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया। कब? 28 अप्रैल 1876 को। किसके द्वारा? साइट एक्ट उपाधि 1876 के दौरान। यानी एम्परर ऑफ इंडिया के रूप में जो है, एम्परर ऑफ इंडियन के रूप में महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया शाही उपाधि एक्ट 1876 के दौरान। चलिए अगला देखते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहीं से देखें तो जो भारत में विभाजनकारी नीतियां शुरू होती हैं, यहीं शुरू होती है। और उसका जो जनक होता है, यानी भारत में विभाजनकारियों का जो जनक होता है, यानी भारत में देखें जो विभाजनकारियों का जनक जो होता है वह सबसे घृणित वायसराय में जो माना जाता है वह लॉर्ड कर्जन माना जाता है। उसी के समय 1905 में देखें तो बंगाल विभाजन लाया जाता है। और उसी कड़ी में देखें तो 1906 में जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और उसी कड़ी में देखें तो भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया जाता है। और कालांतर में यही सब घटनाएं जाकर के भारत के विभाजन का कारण बनती हैं। और जो 14 अगस्त 1947 को जो है भारत का विभाजन करके दो प्रांत पाकिस्तान और भारत के रूप में जो है दो नए राष्ट्रों का उदय होता है। तो ये जो दिन लॉर्ड कर्जन के दिन को ही हम यहाँ मान सकते हैं, क्योंकि 1905 से बंगाल पर विभाजन करता है वह। और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है और इनको ये पोसते पालते हैं अंग्रेज जो है। और यहाँ पर जितने भी संप्रदाय जाति धर्म होते हैं उनको जो है बांटने यानी डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी अपनाते हैं ये सब। तो यहाँ पर देखें भारत परिषद अधिनियम 1909 को देखें तो यहाँ पर मार्ले यानी इसको क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार नाम से प्रचलित यह है। यानी भारत परिषद अधिनियम 1909 किस रूप में जानते हैं? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं इसको। मार्ले जो था यानी लॉर्ड मार्ले भारत में राज्य सचिव था, जबकि मिंटो भारत का वायसराय था। राजेंद्र प्रसाद जो बाद में स्वतंत्रता के बाद भारत के राष्ट्रपति बने, राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को, यानी जो मिंटो था, मिंटो का मतलब भारत का वायसराय था, उसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको राजेंद्र प्रसाद ने कहा? ये भारत का वायसराय मिंटो कहा है। महात्मा गांधी ने इस एक्ट को सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट कहा था। यानी इस एक्ट को महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट कहा था। जबकि देखें गांधी जी उस दौरान अफ्रीका में थे, यानी दक्षिण अफ्रीका में थे। और उनके राजनीतिक रूप में देखें तो वो 46 वर्ष की आयु में, यानी 21 वर्ष तक अफ्रीका में रहने के बाद वो 46 वर्ष की आयु में जो है वो भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 में। और इसके बाद भारत में उनका यानी गांधी युग की शुरुआत होती है। और उनमें पहला हमने देखा गांधी जी की जो शुरुआत होती है उनका चंपारण सत्याग्रह 1917 शुरू होती है। इसके बाद वो श्रृंखला शुरू होती है महात्मा बनने की। उनकी सारी प्रक्रिया जो है 1917 से लेकर 1947 तक, यानी 30 जनवरी 1948 तक, जब तक उनकी हत्या न कर दी जाती, उनको नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। तो एक तरह से देखें एक महान शख्सियत का अंत होता है, या देखें इस शख्सियत का चना जाना है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत या कहें जो है शिल्पकार थे। और हालांकि महान क्रांतिकारियों की एक नई पीढ़ी है जो उन्हीं के अंडर में थी, यानी एक वृक्ष के रूप में सारे क्रांतिकारियों को अपनी छाया प्रदान कर रहे थे महात्मा गांधी, इसलिए वो महात्मा कहलाए, जो कि सत्य और अहिंसा के महान पुजारी के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी युग के रूप से जाना जाता है। चलिए इसमें देखते हैं। तो यह है कि यह भारत परिषद ने 1909 देखें तो इसको मुख्य बातों को शामिल करते हैं। तो यहाँ देखें मुख्य बातें क्या थी। भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति, भारतीयों को कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने विधि सदस्य के रूप में। यानी ध्यान देना है भारतीयों को कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति पहली बार इसमें दिया गया। यह जो अधिनियम है भारत परिषद ने 1909 द्वारा भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति दिया गया। इसमें सबसे पहले विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम सदस्य के रूप में। इसके बाद देखें तो इसमें यह शामिल है केंद्रीय, यानी जो सेंट्रल में थी उसमें 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया था। प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई, यानी केंद्रीय जो विधान परिषद था उसका भी आकार में वृद्धि की गई। लगभग देखें तो 4 गुना से कुछ कम जो है इसमें केंद्रीय वृद्धि कर गई, तब प्रांतीय विधान परिषद आकार में वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्य बहुमत हो सकते थे। यानी जो केंद्रीय था उसमें सरकारी को ही बहुमत पर रखा गया, जबकि जो प्रांतीय था उसमें गैर सरकारी बहुमत में हो सकते थे लेकिन थे नहीं। विधान परिषदों यानी जो विधान परिषद था जिसमें केंद्र और प्रांतों में को पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने, यानी पहली बार ध्यान रखना है, पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प रखने और मत देने का अधिकार मिला था। यानी याद रखना इसे मत देने का अधिकार इसी के दौरान मिला था, जो कि यह विभाजनकारी जो भारत परिषद ने 1909 था इसी में, यानी
पहली बार अनुपूरक बजट तो पूछ सकते थे, बजट पर बहस यानी बजट पर संकल्प रख सकते थे। मत देने का अधिकार पहली बार मिला था। हमने देखा था कि ऊपर मत देने का अधिकार इनको नहीं था, यानी यहाँ पर देखा जा सकता है कि 1852 का जो था, इसमें कार्यपालिका का प्रश्न उत्तर यानी बजट पर बहस कर सकते, कार्यपालिका के प्रश्न को उत्तर देने थे, लेकिन इसमें मत देने का अधिकार इनको नहीं दिया गया था। लेकिन इसके बाद देखें अगला जो नियम आता है, इसमें एक क्या कर सकते थे, यानी वोटिंग कर सकते थे। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों हेतु सांप्रदायिक यानी पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, मुस्लिमों हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, यानी मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, जो कि यानी एक तरीके देखें तो ये बीज यहीं से बो दिया गया है। यानी 1905 में जो है बंगाल का विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग का जो गठन होता है, इसके बाद ये घटनाक्रम देखें तो 1909 का जो ये भारत शासन अधिनियम आता है, यह बहुत विभाजनकारी होता है। यानी पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया इसमें। यानी ये देखिए कितना बड़ा इसमें खतरनाक चाल चले हैं सब, कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, जबकि भारत जो है वह देखें तो विविधता में एकता को धारण करता था। ऐतिहासिक रूप से यह वर्तमान में नहीं है, बल्कि ये भारत की संस्कृति और धरोहर के रूप में यह है, संस्कृति सभ्यता भारत की पहचान के रूप में है कि यहाँ पर एकता में अनेकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी सदैव बनी है और सदैव बनी रहेगी। यहाँ की इस संस्कृति माटी मिट्टी जलवायु यानी सब में घुला मिला है और सदियों तक है था और सदियों तक ऐसा रहेगा। हालांकि इसको तोड़ने के लिए बीच बीच में ऐसे सांप्रदायिक तत्व आते रहते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए आते हैं, इसके बाद इस सदैव के लिए नष्ट तो नहीं होते हैं, ये पुनः बीज के लिए पनपने रहते हैं, क्योंकि विचार है। और विचार के रूप में जो है देखें तो नकारात्मक तत्वों के यानी सकारात्मक तत्वों के साथ नकारात्मक तत्व सदैव बने रहते हैं, इसलिए ये तत्व हमेशा से बना रहता है, हमेशा पराजित होता है, हमेशा इसका विघटन होता है, फिर ये समय समय पर जो है अपनी फन सांप रूपी फन निकाल कर वो फैलाता रहता है। हालांकि जो पॉजिटिव शक्तियाँ हैं वह सदैव इनको दबा देती हैं और दबाते भी रहेंगे। इसके बाद देखें प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय एवं जमींदार हेतु अलग प्रतिनिधित्व का इसमें प्रावधान, यानी इसमें देखिए मुस्लिमों के लिए था ये। इसके अलावा प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय एवं जमींदार हेतु अलग प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया है। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया इसमें। इसके बाद भारतीय शासन अधिनियम 1919 आता है। इसमें देखें तो ये जो है भारतीय शासन अधिनियम 1919 देखें तो ये गांधी युग के शुरू में ये आता है, यानी गांधी की शुरुआत हो चुकी होती है, तो इसके बाद ये भारतीय शासन अधिनियम आता है 1919 के। इसमें देखें तो इसको क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से प्रसिद्ध है। मॉन्टेग्यू भारत का राज सचिव था, जबकि चेम्सफोर्ड वायसराय था। उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। इस अधिनियम की समीक्षा तो 10 साल बाद आयोग के गठन की बात की गई थी। इसके तहत नवंबर 1927 में साइमन कमीशन गठित किया गया था। 10 साल पर था, लेकिन 2 साल पूर्व इसका गठन कर दिया गया। आगे हमने हालांकि हिस्ट्री वाले पार्ट में विस्तार समझ लिया है कि इसी के दौरान देखें तो लाला लाजपत राय पर लाहौर में जो होता है वो लाठीचार्ज किया जाता है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसमें विस्तार समझ लिया है। इसके बाद जो भारतीय नौजवान सभा और जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो सदस्य होते हैं वो जो है सैंडर्स की हत्या कर देते हैं लाहौर में, और लाहौर केस के नाम से आता है। इस बार विस्तार से ऐसा इसलिए इसको यहाँ शामिल नहीं करते हैं, हालांकि साइमन कमीशन की बताए थे, मैं थोड़ा साइड कर लिया। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्वशासन लागू करने का पहला प्रयास, ये ध्यान देना है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में स्वशासन लागू करने का पहला प्रयास कहाँ शुरू होता है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 से शुरू होता है। मुख्य बातों को इसमें शामिल कर लेते हैं। तो इसमें ध्यान दें कि पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना है। पहली बार जो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका मीन्स जो कानून बना सकती थी, यानी कानून जो बनाने की शक्ति थी, वो पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायक की व्यवस्था की वर्तमान राज्यसभा और लोकसभा की तरह बनाया गया। इसी के तहत जो पहली बार प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था, जिसको अगला जो अधिनियम 1935 का था, प्रांतों में द्वैत शासन को अंत करके केंद्र में द्वैत शासन लाया गया था। तो राज्य परिषद संख्या 60, कार्यकाल 5 वर्ष, और केंद्रीय विधानसभा इसकी संख्या 144 और कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया। इसमें ध्यान दें तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पहचान कर उनके पृथक्करण द्वारा राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम हुआ, यानी केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पहचान कर एवं उनके पृथक्करण द्वारा राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, यानी जो प्रांतीय विषय थे उसको 2 भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित एवं आरक्षित। इससे द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत माना गया, यानी द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत जो यानी प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत इसी से होती है 1919 के भारत परिषद अधिनियम से, यानी भारतीय शासन अधिनियम 1919 द्वारा ही प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि प्रांतों को 2 विषयों में बांटा गया था, एक हस्तांतरित था, एक आरक्षित था। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, यानी पहली बार क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, यानी डायरेक्ट जो निर्वाचन था पहली बार इसमें
पहली बार व्यवस्था की गई। जबकि अप्रत्यक्ष रूप से हमने देखा था पहली बार जो व्यवस्था की गई थी, यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन को यदि हम देखना चाहें तो यहाँ पर शुरू में हमने देख लिया था, यानी यहाँ देख सकते हैं 1892 में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। और प्रत्यक्ष रूप से किस में की गई? 1919 में की गई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी। यानी हमने देख लिया कि पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और अप्रत्यक्ष 1892 में किया गया था। इसके बाद देखें तो संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में भारतीय जनता को मताधिकार दिया गया। जिसके पास संपत्ति थी या जो कर देते थे या शिक्षा जिनके पास थी, उनको सीमित संख्या में जो भारतीय थे उनको मताधिकार, वोटिंग का अधिकार दिया गया था। आय के आधार पर कुछ महिलाओं को मताधिकार दिया गया था, यानी जिनकी आय ठीक ठाक थी, जिनके पास आमदनी थी, उनको भी, यानी जो महिला वर्ग थी, फीमेल वर्ग था, नारी शक्ति थी, उनको जो है मताधिकार, वोटिंग का जो प्रावधान इसी में दिया गया था। सांप्रदायिक आधार को आगे बढ़ाते हुए, सांप्रदायिक आधार जो था उसको आगे बढ़ाते हुए, सांप्रदायिक आधार 1909 में हमने देख लिया, यहीं से बीज बोया गया, तो उसको आगे बढ़ाते हुए उसने क्या किया इस एक्ट में, सिख, यानी उसमें तो मुस्लिम ही थे, इसमें सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपी को पृथक निर्वाचन के दायरे में लाया गया। यानी अब यहाँ पर क्या है, सिख को सिख, ईसाई को ईसाई, आंग्ल भारतीय को आंग्ल भारतीय, यूरोपी को यूरोपी वोट देगा या निर्वाचित करेगा, यानी इसके कहने का सही हुआ। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इसमें पहली बार जोड़ा, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट अलग कर दिया गया 1919 एक्ट द्वारा। लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान, यानी लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान इसके तहत किया गया। ली आयोग जो बनाया गया था 1923-24 में की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इस अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। इसी के तहत साइमन कमीशन का गठन किया गया था 2 वर्ष पूर्व ही। पहली बार लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय की स्थापना की, यानी पहली बार इसमें भी है कि लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय की स्थापना की गई। समीक्षा के लिए रॉयल कमीशन का गठन किया गया। महिलाओं को सीमित क्षेत्र में वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया इसके द्वारा ही। इसके बाद आगे हम भारत शासन अधिनियम 1935 देखेंगे, जो कि ताज के अधीन होगा, और आखिरी जो ताज के अधीन यह होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 होगा। तो इसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे विस्तार से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।